कहानी की शुरुआत में हमें एक रूसी कार्गो शिप दिखाई जाती है जो एक विशाल तेल ले जाने वाला टैंकर था। यह शिप रूस से सिंगापुर तक 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल लेकर जा रही थी, लेकिन शिप के अंदर मौजूद कैप्टन और क्रू मेंबर्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस कार्गो शिप पर सोमालियन पायरेट्स की गंदी नजर पड़ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि लगभग 100 सोमालियन पायरेट्स की एक गैंग शिप को चारों तरफ से घेर लेती है और रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन को भी इस बात की भनक लग जाती है। वह तुरंत सभी क्रू मेंबर्स को अलर्ट करते हुए सिक्योरिटी रूम में जाने का आदेश देता है, लेकिन इसी बीच समुद्री डाकू शिप में घुस चुके होते हैं। कैप्टन तुरंत शिप की सारी लाइटें बंद कर देता है और सिक्योरिटी रूम में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। वहीं इसी शिप से कुछ ही दूरी पर हम एक और रूसी मिलिट्री शिप को देखते हैं जो चीन सीमा पर अपना मिशन पूरा करके रूस लौट रही थी। इस शिप में रूस की सबसे बेहतरीन मरीन नेवल इन्फेंट्री फोर्स मौजूद थी। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर रूस से सिंगापुर जा रही 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल वाली शिप को समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है, इसलिए उन्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा। लेकिन साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी जाती है कि वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलीबारी नहीं करनी है, क्योंकि अगर 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल से भरी इस शिप में एक छोटी सी चिंगारी भी लग गई तो धमाका किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं होगा। उस हालत में न शिप बचेगी और न ही वहां मौजूद कोई इंसान। ये सुनते ही 10 लोगों की एक स्पेशल फोर्स टीम तुरंत मिशन के लिए निकल पड़ती है। शुरुआत में मरीन्स को लगता है कि यह कोई साधारण समुद्री डाकू होंगे, इसलिए वे बिना ज्यादा सोचे सीधे शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे शिप के करीब पहुंचते हैं, पायरेट्स उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख मरीन्स को अपनी बोट तुरंत पीछे मोड़नी पड़ती है, लेकिन इसी दौरान एक कमांडो को गोली लग जाती है और वह सीधे समुद्र में जा गिरता है। उसके साथी लाख कोशिश करते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। आखिरकार मजबूर होकर वे उसे वहीं छोड़कर वापस लौट जाते हैं। इसके बाद हमें रूसी एम्बेसी दिखाई जाती है, जहां एक अधिकारी अपने चीफ को पूरी घटना की जानकारी देता है। वह बताता है कि सोमालियन पायरेट्स ने रूस से सिंगापुर जा रही क्रूड ऑयल शिप को हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं, जब हमारी स्पेशल फोर्स वहां पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया। कई सैनिक घायल हुए हैं और एक कमांडो समुद्र में लापता हो गया है। ये सब सुनकर चीफ तुरंत उस कमांडो को ढूंढने के लिए एक और रेस्क्यू टीम भेजने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हम उसी कमांडो को देखते हैं जो पिछली रात समुद्र में गिर गया था। हैरानी की बात यह होती है कि गोली लगने और बर्फ जैसे ठंडे पानी में घंटों रहने के बावजूद वह अब तक जिंदा होता है। तभी वहाँ से गुजर रही मछुआरों की एक बोट उसे देख लेती है और उसे बचा लेती है। लेकिन असल में ये साधारण मछुआरे नहीं बल्कि सोमालियन पायरेट्स के ही लोग होते हैं जो मछली पकड़ने निकले थे। इसके बाद वे उसे भी उसी शिप पर ले जाते हैं। वहीं उसकी मुलाकात पायरेट्स के सरदार अमीन से होती है। वह अपनी ही तारीफ करते हुए कहता है, मैं इस समंदर का राजा हूँ। यहाँ मेरी इजाजत के बिना समंदर तक नहीं हिलता। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की या ज्यादा दिमाग दौड़ाया तो मेरे भूखे भेड़िए तुझे कच्चा चबा जाएंगे। तुझे यहीं रहना है जब तक हमारे 20 मिलियन डॉलर की डिमांड पूरी नहीं हो जाती। वहीं अलेक्जेंडर कहता है, तुझे क्या लगता है सरकार तेरी बात मान लेगी? तुझे उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सुनते ही अमीन भड़क जाता है और उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तूने एक बार और यह बात कही ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं अलेक्जेंडर भी उसका दिमाग शांत करते हुए उससे माफी मांग लेता है। दूसरी तरफ हम एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो अलेक्जेंडर को ढूंढने के लिए आया होता है, लेकिन चारों तरफ तलाश करने के बावजूद उसे अलेक्जेंडर का कोई नामो निशान नहीं मिलता, जिस वजह से उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। वहीं हम फिर से अमीन को देखते हैं जो अलेक्जेंडर को अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स से बात करके उन्हें बाहर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन अंदर मौजूद कैप्टन उनकी बातें सुन लेता है और कहता है, फिक्र मत करो, हमने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाले। फिर वह अलेक्जेंडर से कहता है, हो सके तो तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना यह पागल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जब क्रू मेंबर्स बाहर नहीं आते तो अमीन खुद हेडक्वार्टर में कॉल लगाता है और कहता है, अगर तुम्हें अपना शिप और क्रू मेंबर्स सही सलामत वापस चाहिए तो जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में 20 मिलियन डॉलर ट्रांसफर कर दो, वरना अपने शिप और लोगों को भूल जाओ। वहीं बेस में मौजूद सेक्रेटरी कहती है, 20 मिलियन डॉलर, पता भी है उसमें कितने जीरो होते हैं? अमीन जवाब देता है, मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद शिप और क्रू मेंबर्स को भूल जाना। दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन फोर्स के कैप्टन तरासोव को देखते हैं जो अटैक से पहले शिप में घुसने के हर संभव रास्ते का निरीक्षण कर रहा होता है। वह देखता है कि ऊपर 2 मशीन गन लगातार पहरा दे रही हैं और बाकी पायरेट्स अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। तभी एक सोल्जर कहता है, क्या सोच रहे हैं सर, आज रात ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन तरासोव कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, वहाँ 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल भरा हुआ है। जरा सी भी गलती हुई तो ऐसा धमाका होगा कि कुछ पल के लिए लगेगा ही नहीं कि हम समंदर में हैं। इसलिए हमला करने से पहले हर एंट्री पॉइंट और हर रिस्क को समझना जरूरी है। उधर अमीन भी मिलिट्री शिप पर नजर बनाए बैठा
बैठा होता है, क्योंकि पिछले एक दिन से वह शिप लगातार उनके साथ साथ चल रहा था। इसलिए वह रूसियों को चेतावनी देने के लिए उस रूसी अलेक्जेंडर को अपने सामने लाने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद अमीन के लोग अलेक्जेंडर और ओकोलोव को उसके सामने ले आते हैं। ओकोलोव वही क्रू मेंबर था जो सिक्योरिटी रूम में नहीं जा सका था। अमीन अलेक्जेंडर से कहता है, तुम लोगों का मिलिट्री शिप पिछले एक दिन से हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तभी अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, तू इसे डर गया क्या? ये सुनते ही अमीन के आदमी उन पर टूट पड़ने वाले होते हैं, लेकिन अमीन उन्हें रोकते हुए कहता है, शांत रहो, यहाँ गोली चलाओगे तो हम भी साथ में उड़ जाएंगे। इसके बाद वह एक छोटा सा चाकू निकालता है और ओकोलोव पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों को मारने के लिए मुझे बंदूक की जरूरत नहीं है, मेरा ये छोटा सा चाकू ही काफी है। दूसरे शिप से यह सब देखकर कैप्टन और बाकी सोल्जर्स भी घबरा जाते हैं। वहीं अमीन एक बार फिर अलेक्जेंडर को पकड़कर क्रू मेंबर्स के पास ले जाता है और उन्हें बाहर निकलने की धमकी देता है, लेकिन अलेक्जेंडर साफ साफ कह देता है, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, इन लोगों ने तुम्हारे क्रू मेंबर ओकोलोव को मारकर समुद्र में फेंक दिया है, मुझे भी ये कभी भी मार सकते हैं। वहीं पीछे खड़ा अमीन उनकी बातें सुन लेता है। भले ही उसे रूसी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन अलेक्जेंडर के हाव भाव देखकर वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह गुस्से में कहता है, मैं तुझे 24 घंटे देता हूँ, किसी भी तरह इन्हें बाहर निकाल। दूसरी तरफ हम रूसी हेडक्वार्टर में एडमिरल, लेफ्टिनेंट और बाकी अधिकारियों को देखते हैं, जो ड्रोन की मदद से जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। लेफ्टिनेंट रिपोर्ट देता है कि पायरेट्स की संख्या लगभग 50 से 100 के बीच है और उनका सरदार अमीन नाम का आदमी है, जिसे समुद्री डाकुओं में सबसे खतरनाक माना जाता है। वहीं शिप ऑनर की सेक्रेटरी कहती है, हमें इतना पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये लोग लोगों को पकड़ते हैं, पैसे मांगते हैं और जब नहीं मिलते तो भाग जाते हैं। इस पर लेफ्टिनेंट जवाब देता है, अमीन आज तक बिना पैसे लिए किसी भी ऑपरेशन से वापस नहीं लौटा है, वह या तो पैसा लेकर जाएगा या फिर पूरे जहाज को उड़ाकर। इतना सब सुनने के बाद भी जहाज का मालिक पैसे देने को तैयार नहीं होता। ये देखकर एडमिरल भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारे जहाज और तेल के अलावा वहाँ 20 क्रू मेंबर्स भी फंसे हुए हैं, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इसके बाद एडमिरल सीधे कैप्टन तरासोव को कॉल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम यह कैसे करोगे, लेकिन मुझे वह जहाज और उसके सभी क्रू मेंबर्स जिंदा वापस चाहिए। इस पर कैप्टन तरासोव जवाब देता है, हम तैयार हैं सर, बस आपके आदेश का इंतजार था। दूसरी तरफ पायरेट्स आराम से खाना खा रहे होते हैं। वहीं अलेक्जेंडर एक पायरेट के पास जाकर बैठ जाता है और उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसका नाम पूछता है, पायरेट तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है। ये देखकर अलेक्जेंडर घबरा जाता है, लेकिन तभी पायरेट हंसते हुए कहता है, अरे भाई डर मत, मेरा नाम क्लास है। ये सुनकर अलेक्जेंडर कहता है, बहुत खतरनाक नाम है भाई। उधर एक और मछुआरों की बोट उस इलाके में दिखाई देती है। जहाज का कैप्टन तुरंत इसकी सूचना तरासोव को देता है और जांच के लिए एक टीम भेजी जाती है। सोल्जर्स जब बोट की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बड़ी मात्रा में अवैध सामान मिलता है, जिसे वे तुरंत समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन यह सब अमीन और उसके आदमी जहाज से देख रहे होते हैं। तभी अमीन सैनिकों को चेतावनी देने के लिए अलेक्जेंडर के गले पर अपना चाकू रख देता है और इशारा करता है कि समुद्र में फेंका गया सारा माल वापस बोट में रखा जाए। मजबूरी में सोल्जर्स सारे पैकेट फिर से बोट में रख देते हैं। तभी कैप्टन तरासोव को एहसास होता है कि अलेक्जेंडर के दिमाग में कोई योजना चल रही है। उधर अलेक्जेंडर भी समझ जाता है कि इस वक्त सबका ध्यान बोट पर है और शायद यही उसके भागने का सबसे अच्छा मौका है। वह अचानक वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से 2 पायरेट्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर कैप्टन तरासोव भी अमीन का ध्यान भटकाने के लिए उसे खुली चुनौती दे देता है, लेकिन अमीन उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछता है, मेरे $2 मिलियन कहाँ हैं? जवाब में कैप्टन कहता है, पहले मेरे क्रू मेंबर्स को रिहा करो, फिर पैसों की बात करेंगे। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भागते भागते शिप के किनारे तक पहुंच चुका होता है। कोई और रास्ता न देखकर वह पेट्रोल डेक से फिसलते हुए नीचे उतरने लगता है। उसका प्लान था कि किसी तरह नीचे मौजूद बोट पर लैंड कर जाए, लेकिन तभी अमीन के लोग उसकी तरफ एक स्मोक मिसाइल दाग देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ता है और अलेक्जेंडर भी बीच में ही लटक कर रह जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह दोबारा खुद को संभालता है और फिर से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। डेक से छलांग लगाने से पहले ही अमीन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सभी मिलकर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर देते हैं। तभी अमीन उसके पास आता है और कहता है, अगर तू भाग गया तो हमारे $20 मिलियन कौन देगा? फिर वह हंसते हुए कहता है, इस बार तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार भागने से पहले 1000 बार सोच लेना। उसी रात वह सभी पायरेट्स को चकमा देकर किसी तरह जहाज के बाहर रस्सी के सहारे लटक जाता है। इसके बाद वह एक फ्लेयर जलाकर अपनी दूसरी शिप पर मौजूद साथियों को सिग्नल देने लगता है। दूसरी तरफ उसके साथी भी लाइट को ऑन ऑफ करके उससे इशारों में बात कर रहे होते हैं। वहीं कैप्टन उसे संकेत देकर बताता है कि कल सुबह हम लोग हमला करने वाले हैं, तुम्हें बस उनका ध्यान भटकाना है। अलेक्जेंडर भी फ्लेयर के जरिए जवाब देता है, ठीक है। अगली सुबह अमीन एक बार फिर अलेक्जेंडर को लेकर क्रू मेंबर्स के पास पहुंचता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार तो मामला और भी खतरनाक हो जाता है। अमीन सीधे एक ग्रेनेड निकाल लेता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर इस बार भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह पूरा दरवाजा उड़ा देगा। ये सुन अंदर मौजूद एक क्रू मेंबर डर जाता है और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन उसे रोकते हुए कहता है, अरे पागल हो गया है क्या? वे लोग सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाहर गए तो वैसे
भी जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन वह आदमी गुस्से में कैप्टन पर ही हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से वहाँ जोरदार बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग बाहर निकलना चाहते थे, जबकि कुछ अंदर ही सुरक्षित रहना चाहते थे। वहीं अलेक्जेंडर माहौल शांत करने के लिए अमीन से कहता है, अरे भाई शांत हो जा, अगर इस चक्कर में दरवाजा उड़ा तो पूरा शिप ही उड़ जाएगा। ये सुनते ही क्रू मेंबर को एहसास हो जाता है कि ग्रेनेड की पिन निकलने के बाद उसे फटने में इतना समय कभी नहीं लगता। उधर अमीन को भी समझ में आ जाता है कि इन लोगों को बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, इसके लिए उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन फोर्स के कमांडोज को देखते हैं, जो समुद्र के अंदर से होते हुए चुपचाप शिप तक पहुंच चुके होते हैं। वे तुरंत जहाज पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर पहुंचते ही वे एक एक करके दुश्मनों को ढेर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कैप्टन खुश नहीं होता। वह गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें अपने ही जहाज में आगे बढ़ने में इतना समय लग रहा है तो दुश्मनों के जहाज तक पहुंचने से पहले ही तुम लोग मारे जाओगे। तभी एक सोल्जर जवाब देता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, असल में हमारे जहाज का मॉडल अलग है। उस ऑनएल टैंकर का स्ट्रक्चर काफी बेहतर है, इसीलिए वहाँ मूव करना आसान होगा। ये सुनकर कैप्टन उसे ऐसी नजरों से देखता है जैसे अभी वहीं उसे समुद्र में फेंक देगा। दूसरी तरफ हम अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो एक पायरेट को बोतल थमाते हुए कहता है कि इसे पीते ही उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। वह पायरेट भी उसकी बातों में आ जाता है और पूरी बोतल खाली कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में मर्दानगी तो नहीं बढ़ती, बल्कि उसका दिमाग घूम जाता है। वह नमाज के बीच ही जोर जोर से गाना गाने लगता है। यह देखकर क्लास तुरंत उसे चुप कराने पहुंचता है। लेकिन अमीन यह सब देखकर पूरी तरह आग बबूला हो जाता है, क्योंकि नमाज के दौरान ऐसी हरकतें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उधर वह आदमी नशे में इतना धुत हो चुका था कि अमीन को ही उल्टा सीधा सुनाने लगता है। अब अमीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से अमीन गुस्से में उसे समुद्र के ऊपर रस्सी से लटका देने का आदेश दे देता है। लेकिन पायरेट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। असल में उस समुद्र में खतरनाक शार्क्स भी मौजूद थीं, जो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में एक विशाल शार्क उस आदमी को अपना निशाना बना लेती है। अगले ही पल पानी का रंग लाल होने लगता है। यह देखकर ऊपर खड़े सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं और उसे तेजी से ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वह ऊपर पहुंचता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह अपनी दोनों टांगे गंवा चुका था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि क्लास का सगा भाई था। अपने भाई की यह हालत देखकर क्लास अंदर ही अंदर आगा बबूला हो जाता है। उसी समय वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब बहुत हो चुका। असल में क्लास अपने भाई से बेहद प्यार करता था और अब उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर अमीन छोटी छोटी बातों पर अपने ही लोगों को मरवा सकता है तो क्या गारंटी है कि कल वह हमें नहीं मरवाएगा। यही सोचकर क्लास आखिरकार अलेक्जेंडर की मदद करने का फैसला करता है। वह अलेक्जेंडर के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, किसी तरह अपनी शिप तक पहुँच जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। लेकिन अलेक्जेंडर तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, मैं अभी वहाँ नहीं जा सकता, कल सुबह हमारे लोग यहाँ हमला करने वाले हैं, मुझे यहीं रहकर तुम्हारे आदमियों का ध्यान भटकाना है। ये सुनकर क्लास मुस्कुराता है और कहता है, ध्यान भटकाने की चिंता मत कर, यह काम मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद वह अलेक्जेंडर की सुरक्षा के लिए उसे एक हथियार भी दे देता है। दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन फोर्स को देखते हैं, जो मिशन की तैयारी में जुटी हुई थी। वहीं कैप्टन पूरी टीम को संबोधित करते हुए कहता है, यह कोई बड़ा मिशन नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा मुश्किल ऑपरेशन पूरे कर चुके हैं, इसीलिए इसे सिर्फ एक ट्रेनिंग की तरह समझो। उधर बेस पर मौजूद एडमिरल भी आखिरकार आधिकारिक हमले की मंजूरी दे देता है। इसके बाद सभी सोल्जर्स अपने हथियारों के साथ मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अमीन कैप्टन के कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी उसे एक कट्टर मिल जाता है, जिससे मोटी से मोटी लोहे की शीट भी काटी जा सकती थी। यह देखकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है, इस दरवाजे को काट दो, और जैसे ही यह खुले अंदर मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद पायरेट्स दरवाजा काटना शुरू कर देते हैं। अंदर मौजूद कैप्टन भी आवाज सुन चुका होता है। वह सभी क्रू मेंबर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, डरना मत, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। उधर अमीन की नजर अलेक्जेंडर और क्लास पर पड़ जाती है। वह कुछ देर से दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। तभी वह शक भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहता है, काफी देर से देख रहा हूँ, तुम दोनों आपस में ही बातें कर रहे हो, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? अलेक्जेंडर बिना घबराए जवाब देता है, कुछ नहीं अमीन, बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बातें कर रहे थे। लेकिन अमीन इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये दोनों जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। इसीलिए वह जमाल को आदेश देता है कि सुबह होते ही अलेक्जेंडर को खत्म कर दिया जाए। अगली सुबह कुछ पायरेट्स अलेक्जेंडर को मौत के घाट उतारने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में अलेक्जेंडर जमाल से कहता है, मरने से पहले एक आखिरी सिगरेट मिल सकती है क्या? जमाल हंसते हुए जवाब देता है, सिगरेट तो नहीं मिलेगी, हम लोग सिगरेट नहीं पीते, इसके अलावा कुछ चाहिए तो बता। दूसरी तरफ क्लास भी अपना प्लान शुरू कर चुका होता है। वह कमरे में मौजूद पायरेट्स को आराम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद सभी का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ तेज आवाज में गाना चला देता है। फिर मौका मिलते ही वह खिड़की का शीशा तोड़ता है और आसमान की तरफ एक फ्लेयर दाग देता है। उसका मकसद साफ था, किसी तरह रेड ड्रैगन फोर्स को यह संकेत देना कि हमला शुरू करने का सही समय आ चुका है। उधर समुद्र में आगे बढ़ रहे सोल्जर्स भी आसमान में फ्लेयर देख लेते हैं। सिग्नल मिलते ही वे तेजी से शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही पलों में जहाज पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच अलेक्जेंडर भी जमाल और उसके साथियों को संभाल लेता है। वह सही
सही मौका देखकर उन पर हमला करता है और कुछ ही पलों में सभी को ढेर कर देता है। इसके बाद वह वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम क्लास को देखते हैं जो अपने प्लान के अगले हिस्से पर काम शुरू कर चुका होता है। वह अचानक जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है ताकि शिप पर मौजूद सभी पायरेट्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाए, लेकिन वह यही नहीं रुकता। कुछ ही देर में वह पूरे जहाज में गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वह अमिन के खिलाफ खुलकर बोलना भी शुरू कर देता है। ये सब देखकर अमिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने आदमियों से कहता है, दरवाजा काटो और अंदर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दो। इस क्लास को मैं खुद संभालता हूँ। उधर अलेक्जेंडर भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अमिन वहाँ से निकलता है, अलेक्जेंडर तुरंत हरकत में आ जाता है। वह दरवाजा काट रहे दोनों पायरेट्स को ढेर कर देता है और फिर अंदर मौजूद सभी होस्टेज को बाहर निकलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अमिन तेजी से क्लास के पास पहुंच जाता है। वह उसे देखकर कहता है, सुबह सुबह पी लिया है क्या? जल्दी से यह तमाशा बंद कर और दरवाजा खोल, नहीं तो तुझे भी तेरे भाई के पास भेज दूंगा। लेकिन क्लास अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वह जवाब में सीधे उसकी तरफ गोलियां चला देता है और कहता है, ऊपर कौन जाएगा ये तो अभी पता चल जाएगा। तेरे खेल को खत्म करने के लिए स्पेशल फोर्स किसी भी वक्त पहुंचने वाली है। ये सुनते ही अमिन का चेहरा बदल जाता है। इस बार मामला उसके लिए मजाक नहीं रह गया था। वह तुरंत एक ग्रेनेड निकालता है और दरवाजे के पास लगा देता है। कुछ ही सेकंड बाद वहाँ जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कुछ पलों के लिए पूरा इलाका शांत हो जाता है। उधर अलेक्जेंडर भी यह धमाका सुन लेता है। वह क्रू मेंबर्स से कहता है, ये लोग पूरी तरह पागल हो चुके हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये पूरा जहाज उड़ा देंगे। दूसरी तरफ अमिन आखिरकार अंदर पहुंच जाता है। वह क्लास को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तू अपने ही लोगों को क्यों मार रहा है? लेकिन क्लास तुरंत जवाब देता है, तू कौन सा फरिश्ता है, तूने भी तो मेरे भाई को मरवा दिया। अब दोनों के बीच की दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। उधर रेड ड्रैगन फोर्स भी जहाज के अंदर घुस चुकी होती है। वे एक एक करके पायरेट्स को ढेर करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स भी अब चुप बैठने वाले नहीं थे। कुछ ही देर में पायरेट्स और क्रू मेंबर्स आमने सामने आ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जहाज के उस हिस्से में गोलियां चलाना बेहद खतरनाक था, इसलिए दोनों तरफ के लोग हाथ में जो भी चीज आती उसी को हथियार बनाकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कोई लोहे की रॉड से हमला कर रहा था तो कोई पाइप से। पूरा जहाज युद्ध का मैदान बन चुका था। इसी दौरान अलेक्जेंडर की नजर जहाज के एक सिलेंडर पर पड़ती है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि पायरेट्स ने पिछली रात वहीं बम लगाया था। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वह बम फट गया तो पूरा जहाज तबाह हो सकता था। बिना एक पल गंवाए अलेक्जेंडर उस बम को निकालने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, एक पायरेट अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम कैप्टन तरासोव और अमिन को आमने सामने देखते हैं। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। कुछ ही सेकंड में उनके बीच ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद कैप्टन तरासोव भारी पड़ने लगता है और अमिन को बुरी तरह घायल कर देता है। यह देखकर अमिन समझ जाता है कि हाथों से लड़कर वह यह मुकाबला नहीं जीत सकता। इसीलिए वह तुरंत अपनी डेजर्ट ईगल निकाल लेता है। उसका इरादा साफ था, वह एक ही गोली में कैप्टन तरासोव का खेल खत्म करना चाहता था। लेकिन कैप्टन तरासोव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही अमिन अपनी पिस्टल निकालता है, कैप्टन तुरंत उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका हथियार खराब हो जाता है। इसके बाद कैप्टन उसे एक फ्लाइंग किक मारकर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर और उस पायरेट के बीच भी जबरदस्त भिड़ंत चल रही होती है। वहीं अलेक्जेंडर हर हाल में बम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पायरेट उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उधर अमिन भी रिमोट का बटन दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर सही समय पर बम का स्पार्क प्लग निकाल देता है, जिसकी वजह से बम निष्क्रिय हो जाता है और उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ पायरेट्स अभी भी क्रू मेंबर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ रेड ड्रैगन फोर्स की बाकी टीम भी पहुंच जाती है। अब पूरा माहौल बदल चुका था। इसके बाद पायरेट्स ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाते और कुछ ही समय में सभी को काबू कर लिया जाता है। इसी तरह सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि उनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे। तभी अलेक्जेंडर की नजर क्लास पर पड़ती है, जो जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। यह देखकर अलेक्जेंडर तुरंत मदद के लिए टीम को बुलाने लगता है, लेकिन क्लास उसे रोक देता है। वह धीमी आवाज में कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। इतना कहकर वह अपनी जेब से एक पुराना म्यूजिक कैसेट निकालता है और अलेक्जेंडर को देते हुए कहता है, मेरी याद में इसे अपने पास रख लेना। ये कहते ही क्लास हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर अलेक्जेंडर बेहद भावुक हो जाता है, क्योंकि अगर क्लास आखिरी समय में उनका साथ न देता तो शायद यह मिशन कभी पूरा ही नहीं हो पाता। उधर कैप्टन और पूरी रेड ड्रैगन फोर्स अपने शहीद साथियों के सम्मान में कुछ पल मौन रखती है। तभी अलेक्जेंडर क्लास के पास जाता है और अपने पिता की दी हुई घड़ी उसके हाथ में पहनाकर उसे अंतिम सम्मान देता है। और यहीं पर एक बात साफ हो जाती है, इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, कई बार उसकी परिस्थितियां और मजबूरियां ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। इसी बीच कैप्टन को ऊपर से आदेश मिलता है कि बचे हुए कुछ पायरेट्स को जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन अलेक्जेंडर इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। वह कैप्टन के पास जाकर कहता है, आप इन्हें जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आज ये बच गए तो कल फिर किसी और जहाज पर हमला करेंगे। इस पर कैप्टन कहता है, ऊपर से आदेश आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अलेक्जेंडर के दिल में अभी भी अपने साथियों और क्लास
लॉस को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। इसी वजह से वह एक अलग प्लान सोचने लगता है। वह चुपचाप कैप्टन रूम में जाता है और वहाँ पड़े एक ग्रेनेड के साथ छेड़छाड़ करके एक जाल तैयार कर देता है, ऐसा जाल जो सही समय आने पर अपने आप सक्रिय हो जाए। इसके बाद बचे हुए पायरेट्स को एक बोट में बैठाकर वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अमिन पानी लेने के लिए जार खोलता है वह जाल सक्रिय हो जाता है। अगले ही पल वहाँ जोरदार धमाका होता है और इसी के साथ अमिन और उसके बाकी साथी हमेशा के लिए कहानी से बाहर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेड ड्रैगन फोर्स अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। इसके बाद सभी सैनिक अपने वतन वापस लौट जाते हैं और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।